हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो आज लेकर आई हूँ मैं परंपरा कॉमिक से। कॉमिक का नाम है फौजी काका और दंगा फसाद और ये है हमारी इस कॉमिक का टाइटल। जैसा इस कॉमिक का नाम है वैसा ही इसका टाइटल है, यानी कि दंगा फसाद का। तो चलिए अंदर कॉमिक में क्या होने वाला है वो तो पता चलेगा कॉमिक पढ़कर, लेकिन उससे पहले आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। और अब बढ़ते हैं कॉमिक की तरफ। हमारी कॉमिक का नाम है फौजी काका और दंगा फसाद। इसके चित्रांकन है नवीन खुराना, लेखक है हनीफ अजहर और संपादक है अजय पलाहा। एक दिन फौजी काका पिंटू के साथ शहर जा रहे थे कि तभी भागो भागो। क्या हुआ, ये लोग इस तरह क्यों भाग रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा, इन्हीं से मालूम करता हूँ। फौजी काका ने एक व्यक्ति को रोका। क्या हुआ भाई, आपको नहीं पता कस्बे में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे हैं? सांप्रदायिक दंगे? भागिए काका जी, यहाँ तो सचमुच तबाही मचने वाली है। नहीं पिंटू, हम भागेंगे नहीं बल्कि इस दंगे को रोकेंगे। आप कैसे रोकेंगे यह? अभी बताता हूँ, आओ मेरे साथ। उधर दूसरी तरफ खून पी जाएंगे हम तुम्हारा, आज कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। साथियों टूट पड़ो इन पर। दोनों गुटों के लोग आगे बढ़े कि तभी रुक जाओ। क्यों खून बहाने पर तुले हुए हो तुम एक दूसरे का? आप बीच में से हट जाओ फौजी काका, इन्होंने हमारे 4 धर्म भाइयों को मार डाला है। ये झूठ बोल रहे हैं, हमने नहीं, इन्होंने हमारे धर्म भाइयों को मारा है। तुम सबको गलतफहमी हुई है। तुमसे ऐसा किसने कहा? हमें लाला जगत लाल ने बताया है। और तुम्हें? लाला के मुंशी राम जानू ने। लाला जगत लाल और उसका मुंशी राम जानू, लगता है कोई चक्कर है। भाइयों एक दूसरे को बाद में मारना, आओ पहले असलियत का पता करते हैं। चलिए काका जी। इधर लाला जगत लाल की, हाँ हमने आपका काम कर दिया है मिस्टर रॉबर्ट, अब निकालो हमारा इनाम। तुम बहुत क्लेवर है, अफवाह फैलाने में एकदम मास्टर। हे वह तो हम हैं ही। ये लो अपना 10,000 रुपए। अब हम इस दंगे की बदौलत अपने देश में करोड़ों रुपए कमाएगा। हाँ ओके, अब हम चलता है। जैसे ही रॉबर्ट ने दरवाजा खोला, धड़ाक। जाता कहाँ है देश के दुश्मन, पहले फौजी काका से तो मिलता जा। पकड़ लो इन गद्दारों को। और कुछ ही पलों में साथियों देखा इन दोनों ने किस तरह इन विदेशी एजेंट से मिलकर कस्बे में दंगा करवाना चाहा। अगर मैं सही समय पर न पहुंच जाता तो आज यहाँ खून की नदियां बह गई होती। हमें माफ कर दीजिए काका जी, हमसे बहुत भारी भूल हो गई है। आइंदा ध्यान रखना, अफवाहों के तैश में मत आना। धन्यवाद काका जी, आज हमारी आंखें खुल गई हैं। न हिंदू मुसलमान का दुश्मन है और न मुसलमान हिंदुओं का। दुश्मन तो देश के वे गद्दार हैं जो दौलत के पीछे अपना वतन और अपना ईमान दोनों बेच डालते हैं। वही फिरका परस्त लोग जिन्होंने धर्म के नाम पर भाई को भाई से अलग कर दिया। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें हिंदू और मुसलमान के सच्चे प्यार की तस्वीर दिखाता हूँ। सभी फौजी काका के साथ चल दिए। थोड़ी देर बाद वे उनके घर में थे। इसे देखो, इसका नाम तौफीक है, जिसने हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान जैसी सभी सीमाओं को तोड़कर इंसान होने का फर्ज निभाया है। इसीलिए इसकी तस्वीर मेरे घर में लगी हुई है। इसके पीछे क्या कोई कहानी है काका जी? हमें भी बताइए ना इसके बारे में। जरूर बताऊंगा, ताकि तुम लोगों को इससे सबक ले सको। ये उन दिनों की बात है जब चीन युद्ध में मेरी बहादुरी और कुर्बानी को देखते हुए मुझे कर्नल बना दिया गया था। एक दिन मैं ऑफिस से घर लौटा कि तभी, ये क्या है, खुद ही पढ़ लीजिए। मैं तार पढ़ने लगा। ओह, लाहौर में रहने वाली मौसी की तबीयत बहुत खराब है, अब शायद ही कोई जिंदा बचे। मौसी ने मुझे माँ की तरह प्यार दिया है, मैं उन्हें देखने जरूर जाऊंगा। मेरे जाने की तैयारी करो, मैं आज ही लाहौर जा रहा हूँ। उसी रात मैं लाहौर के लिए रवाना हो गया और दूसरे दिन लाहौर जंक्शन मैं लाहौर पहुंच गया। लेकिन मैं नहीं जानता था कि पीछे पीछे मेरा दुर्भाग्य भी लाहौर पहुंच चुका है। हेलो नंबर 2 स्पीकिंग सर, इंडियन मिलिट्री कर्नल लाहौर पहुंच चुका है। रेलवे स्टेशन से मैं अपनी मौसी के घर जा पहुंचा। तू आ गया मेरे पुत्र, अब मैं आराम से मर सकूंगी। मौसी मौसी ने मुझे लिपटा कर अपनी आंखें ऐसे बंद की, फिर दोबारा न खोली। शायद मुझसे ही अटकी थी उनकी जान। मैंने परिवार के अन्य लोगों के साथ मिलकर मौसी का अंतिम संस्कार किया। लौटने के एक दिन पहले, मैं कल जाऊंगा मौसा जी। ठीक है पुत्र, जैसी तेरी मर्जी। सुबह चलने की सारी तैयारी करके मैं सो गया। अचानक आधी रात को मैं हड़बड़ाकर उठा। कौन है? पुलिस। पुलिस का नाम सुनते ही मेरा माथा ठनका। मैंने दरवाजा खोला। 2 दिन पहले आप ही हिंदुस्तान से आए थे ना? जी हाँ। आपको हमारे साथ पुलिस हेडक्वार्टर चलना होगा। लेकिन क्यों, क्या किया है मैंने?
यह आपको पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर ही पता चलेगा। मुझे किसी खतरे का आभास हो रहा था, लेकिन उस वक्त कर ही क्या सकता था। ओके चलिए, मैं उस पुलिस अधिकारी के साथ चल दिया। थोड़ी ही देर बाद पुलिस हेडक्वार्टर में। तो आप इंडियन आर्मी में कर्नल के पद पर काम करते हैं? जी हाँ, लेकिन मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? क्या जुर्म है मेरा? तुरंत ले चलो साले को टॉर्चर रूम में। यह गलत है, अन्याय है। और फिर बोलो नहीं, आह बोलो, मुझे मारा गया। भयंकर यातना देने के बाद भी वो मुझे नहीं तोड़ सके। ओके, न जाने साला किस मिट्टी का बना है, इतने टॉर्चर के बाद भी जुबान नहीं खोली। इसे मिलिट्री हेडक्वार्टर पहुंचा दो, उनके टॉर्चर से यह हर बात गा कर बताएगा। ओके। कुछ देर बाद एक स्पेशल पुलिस वैन मुझे मिलिट्री हेडक्वार्टर ले जा रही थी। अचानक आगे बढ़ती वैन एक झटके से रुक गई। ओह, क्या हुआ? वैन क्यों रुक गई? अभी मैं सोच में डूबा ही था कि चौंक पड़ा। गोलियों की आवाज? क्या हो रहा है? बहुत से काफी देर तक गोलियां चलने की आवाज आती रही। उफ, न जाने क्या हो रहा है कि तभी दरवाजा खिला। ओह, बाहर निकलो। कौन कौन हो तुम? सवाल नहीं, जो कहता हूँ करो। लेकिन क्यों? मैं वैन से बाहर निकला। और क्या सारे सिपाहियों को तुम दोनों ने मार डाला? हाँ, वक्त आने पर तुम्हें हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। फिलहाल हमारे साथ चलो। मैं तेजी से उन दोनों नकाबपोशों के साथ चल दिया। वे मुझे लेकर एक खंडर में पहुंचे। अब अपने बारे में बताओ, कौन हो तुम लोग? इतना सुनते ही नकाब का हटना था कि तुम्हें तो शायद मैंने पहले कहीं देखा है। तुमने मुझे पुलिस हेडक्वार्टर में देखा था। मेरा नाम तौफीक खान है। लाहौर पुलिस में एक साधारण सिपाही के पद पर कार्य करता हूँ। और यह साजिद है, मेरा दोस्त। तुम दोनों पाकिस्तानी हो और पाकिस्तानी सरकार की मुलाजिम भी। फिर तुमने मुझे पुलिस से क्यों मुक्त करवाया? दोस्त, हम पाकिस्तानी जरूर हैं और अपने देश के प्रति वफादार भी, लेकिन उससे पहले हम इंसान हैं। इसीलिए हम यह कतई मंजूर नहीं कि एक बेगुनाह इंसान के साथ इस तरह की ज्यादती की जाए। अगर तुम कसूरवार होते तो हमारे अधिकारियों ने बहुत बहादुरी दिखाकर तुम्हें पकड़ा होता। तो कसम पाक परवरदिगार की, तुम पर जुल्म ढाने वालों में तौफीक खान सबसे आगे होता। लेकिन इस समय तुम हमारे मेहमान हो और तुम्हारे देश की तरह हमारे देश में भी मेहमान को खुदा का दर्जा दिया जाता है, और हम अपने खुदा को इस तरह जलील होते नहीं देख सकते। ओह, तो तुम लोग सचमुच महान हो। अगर हर इंसान के दिल में तुम्हारे जैसा जज्बा हो तो सीमाओं और धर्म के नाम पर कोई झगड़ा ही ना हो। दुनिया का हर इंसान भाई भाई बनकर रहे। चाहते तो हम भी यही हैं दोस्त, लेकिन हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। भाईजान, सारी दुनिया के लोग ऐसा चाहने लगे तो फिर क्या कहना। या अल्लाह, हम सभी को ऐसा करने की तौफीक अता करे, आमीन। तभी कुत्तों के भौंकने की आवाज ने हमें चौंका कर रख दिया। कुत्ते? क्या? ओह, मैं इन कुत्तों की आवाजें अच्छी तरह पहचानता हूँ। ये सेना खोजी के कुत्ते हैं। ओह, इसका मतलब हमारी तलाश शुरू हो गई है। हाँ, ऐसा ही है, लेकिन इतनी जल्दी सेना को हमारे बारे में पता कैसे चला? जिस सिपाही को तुमने मारा था, शायद उसमें से कोई जिंदा बच गया होगा। उसी ने वायरलेस से मिलिट्री हेडक्वार्टर सूचित किया होगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। अब क्या होगा? हमें मुकाबला करना होगा। काफी संख्या में सैनिक होंगे, हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबला तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक दो बम की जरूरत पड़ेगी। बम तो हमारे पास हैं। फिर तो बन गया काम। तौफीक खान ने 2-3 बम मेरे हाथ में रख दिए। यह तो साधारण है, लेकिन फिर भी काम चल सकता है। लेकिन तुम करना क्या चाहते हो? देखते रहो। और वहां की दीवार पर बम लगाने में मैं जुट गया। जल्दी करो दोस्त, सैनिक बस पहुंचने ही वाले होंगे। उसके बाद अपनी गन मुझे दो। जो ही मैं कहूँ इन बमों पर गोली चला देना, लेकिन यह ध्यान रहे गोली सीधी इन्हीं बमों पर लगनी चाहिए। कि तभी वे आ गए। फायर! और अगले ही पल फायरिंग शुरू हो गई। गोलियों का बमों पर लगना था कि दीवार के परखच्चे उड़ गए। ओह, मेरी चाल काम कर गई। वाह बड़े भाई वाह, क्या शानदार तरीका अपनाया तुमने इन सैनिकों से निपटने का। हमारे इस तरीके से सैनिक कुछ देर के लिए रुक सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं हो सकते। इसीलिए इनसे बचने के लिए तुरंत ही भागना होगा। अगले पल हम भाग खड़े हुए। लेट्स कम। लेकिन तभी उफ, ये कुत्ते तो पूरी तरह पीछे पड़ गए हैं। भागते रहो, अगर रुके तो ये हमें चीर फाड़ कर रख देंगे। कुछ ही क्षण बीते थे कि कुत्ते पीछे पड़ गए। ओह, पीछे हट। इनसे बचने का कोई उपाय सोचना होगा। उपाय? अचानक मुझे आशा की एक किरण नजर आई। नदी? मैं तुरंत ही चीखा, नदी में कूदो। अगले ही पल नदी में कूद गए। जितनी देर तक हो सके पानी के नीचे तैरते आगे बढ़ो। पानी के नीचे ही तैरकर हम आगे बढ़े।
और जल्दी ही यह नदी हमें सही समय पर मिल गई तो हम बच गए। हाँ, और ऐसा इसलिए हुआ कि पानी की सतह से उठकर कोई गंध बाहर नहीं निकली। अब क्या करना है तौफीक भाई? पास ही मेरा गरीब खाना है, सबसे पहले हम वहाँ चलते हैं, फिर वहीं बैठकर भाईजान को पाकिस्तान से बाहर निकालने का प्लान बनाएंगे। ठीक है। और कुछ देर बाद, मेरी वजह से तुमको यहाँ कोई मुसीबत तो नहीं आएगी? अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसा हो भी गया तो तुम्हारी वजह से आई हर मुसीबत को तौफीक खान हंसते हंसते झेल जाएगा। 2 दिन तक मैं तौफीक खान के घर में छिपा रहा, लेकिन तीसरी रात मैंने पाकिस्तान से निकलने का इंतजाम कर दिया है दोस्त। कैसे? अब से ठीक 2 घंटे बाद यहाँ से एक बारात पाक सीमा के पास अटारी कस्बे में जाने वाली है। जाने का मुझे भी न्योता मिला है। बारात में मेरे साथ तुम भी अटारी चलोगे। वहाँ से मैं तुम्हें भारतीय सीमा में छोड़ाऊंगा। इस तरह तुम सही सलामत अपने देश पहुँच जाओगे। तुम मेरे कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, हमें वहाँ समय से पहुँचना है। ठीक है। मैं तुरंत ही तैयार हो गया और फिर, अच्छा दोस्त चलता हूँ, ईश्वर ने चाहा तो शीघ्र ही मिलूंगा। अलविदा दोस्त। कुछ ही देर बाद मैं तौफीक खान बारातियों के साथ थे। बारात अटारी के लिए रवाना हो गई। अटारी पहुंचकर बारात अपने रास्ते चली गई और हम सीमा की तरफ बढ़ गए। जल्दी चलो दोस्त। हम अभी भारतीय सीमा के कुछ ही दूर थे कि अचानक हमारे आगे बढ़ते कदम ठिठक गए। तड़ तड़ तड़। उफ। सामने देखते ही हमारे हलक में चीख निकल गई। ओह, पाक सैनिक! क्या? तौफीक खान, तो तुम हो वह गद्दार जिसने इस हिंदुस्तानी को हमारे जाल से छुड़ाया? तुमको हमारे बारे में कैसे पता चला? मैंने बताया है इनको तुम्हारे बारे में। हाँ साजिद, तुमने ही की है यह दगाबाजी। इससे तुमको क्या मिला? 20,000 रुपए। क्रोध के मारे तौफीक खान का चेहरा लाल हो गया। नमक हराम, तूने सिर्फ 20,000 रुपए के लिए अपने दोस्त और खुदा के समान एक मेहमान की जान सौदे पर लगा दी। लानत है तुम्हारी जिंदगी पर। लानत तो तेरी जिंदगी पर है तौफीक खान, जिसने एक हिंदुस्तानी काफिर को बचाने के लिए अपने ही देश से गद्दारी की। चुप रह खबीस की औलाद, मैं गद्दार नहीं इंसानियत का पुजारी हूँ। बहुत बोलता है तू साले, तेरी जुबान बंद करनी पड़ेगी। अपने मददगार पर हुआ यह प्रहार मुझसे देखा नहीं सका। और कुत्तों, मेरे जीते जी तुम तौफीक को हाथ भी नहीं लगा सकते। धड़ाक। मेरे साथ तौफीक भी उन पर टूट पड़ा। आओ, मेरे होते हुए तुम मेरे दोस्त को सरहद पार करने से रोक नहीं सकते। मैं तेरे सीने में आग भर दूंगा मैं। ओह, अगले ही पल फायर हुआ। ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं अभी जिंदा हूँ। फिर वह पाकिस्तानी सैनिकों से भिड़ गया। कोई भी आगे बढ़ा तो यहीं उसकी कब्र बना दूंगा। दोस्त, तुम सरहद पास ही है, तुम फौरन भाग जाओ। मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलोगे। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि मुझे अपने वतन की मिट्टी से प्यार है। इसी में मैं पैदा हुआ हूँ, इसी में मैं मरूंगा। लेकिन तभी तुम दोनों को मैं साथ ही साथ ऊपर पहुंचाए देता हूँ। ओह साजिद! हमारे संभलने से पहले ही उसकी गन गरज उठी, लेकिन एक भी गोली मुझ तक नहीं पहुंचने दी। तौफीक खान ने सारी गोलियों को अपने सीने पर झेल ही गया वह। या अली! तौफीक भाई! नीचे गिरते गिरते तौफीक खान ने अपना कमाल कर दिखाया। मैंने झपट कर उसे अपनी बाहों में समा लिया। यह तुमने क्या किया तौफीक भाई? मेरी तरफ बढ़ती मौत को तुमने अपने गले क्यों लगा लिया? अगर मैं ऐसा ना करता दोस्त, तो एक सच्चे मुसलमान की जुबान झूठ कहलाती, क्योंकि मैंने तुम्हें सही सलामत तुम्हारे देश तक पहुंचाने का वादा किया था। अब जाओ दोस्त, तुम्हारे देश की सरहद तुम्हारा रास्ता देख रही है। नहीं, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगा। पागल मत बनो दोस्त। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं अपने दोस्त को दी हुई जुबान पूरी न कर पाने का तोहमत लेकर मरूं? देखो, और सैनिक आ रहे हैं। तुम्हें मेरी कसम है दोस्त, अब जाओ। अपनी कसम देकर उसने मुझे मजबूर कर दिया। जब मैं चलने को हुआ, जाते जाते मेरा एक शेर सुनते जाओ दोस्त, शायद यह देश और मजहब के नाम लड़ने वालों के लिए एक पैगाम साबित हो। उसने अटकते हुए स्वर में मुझे अपना शेर सुनाया। ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है। बुराई पर आए तो वह इंसान बुरा है। तभी पास आते पाक सैनिकों को देख वह चीख उठा, भाग दोस्त, अब तू सही सलामत सरहद पार नहीं पहुंच जाता, तब तक मैं तौफीक खान किसी को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। मैं सरहद की तरफ भाग खड़ा हुआ। उधर तौफीक खान जूझ गया अपने देश के सैनिकों से, और वह तब तक उनसे जूझता रहा जब तक उनकी जान उसके जिस्म में से निकल नहीं गई। उसने मेरी खातिर अपने ही देश के सैनिकों से लड़कर अपनी जान दे दी। वह मेरा कोई नहीं लगता था, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा रिश्ता था उससे। जानते हो वह कौन सा रिश्ता था? इंसानियत का रिश्ता, मानवता का रिश्ता। यह वही रिश्ता है जिसके नाते हम सभी एक दूसरे के भाई हैं। आखिर लड़ते वक्त हम यह क्यों भूल जाते हैं कि जिसका खून बहता है वह भी भाई है, और जो खून बहाता है
वह भी भाई है। गोलियां गलियों में चले या सरहद पर, आखिर मरता तो इंसान ही है। हम सबको माफ कर दो काका जी, हम कसम खाते हैं कि आज से मजहब, देश और भाषा के नाम पर कभी नहीं झगड़ेंगे। हाँ काका जी, हम सब मिलकर मिलजुल कर रहेंगे। प्यारे पाठकों, सबने तो कसम खा ली, अब लगे हाथ आप भी ये वादा कीजिए कि सभी वैर भाव को बुलाकर, फिरका परस्ती को मिटाकर प्रेम भाव से एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। जय हिंद। और यहाँ पर हो गई ये कॉमिक खत्म। कॉमिक हमारी बहुत अच्छी थी। फौजी काका ने एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है। वैसे ये बात तो सही है, जब भी ये कॉमिक बनाई गई होगी तब से लेकर आज तक ये जो मुद्दा है वह देश में लड़ाई का कारण अक्सर बना ही रहता है, जबकि यह कोई लड़ाई का कारण है ही नहीं। तो बताइए दोस्तों, आपको ये कॉमिक कैसी लगी? मैं लेकर आती हूँ कोई दूसरी कॉमिक, लेकिन जाने से पहले इस कॉमिक के बारे में अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।